मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का बुक है जो कि ये हिंदी मीडियम है और हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो कि एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसे भूगोल बोलते हैं। ये पहला चैप्टर है जिसमें सौरमंडल में पृथ्वी यानी जो सौरमंडल है हमारा, उसमें पृथ्वी की बात करेंगे है और देखेंगे क्या है क्या नहीं है, अच्छे से समझेंगे और बेहतरीन ढंग से के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देर न करके शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले एवं धुंधले होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हम समझाते हैं आप लोग को। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य जब डूब जाता है बच्चों, जब सूर्य अस्त होने लगता है तो आकाश में क्या होते हैं, जब हम आकाश में देखते हैं तो छोटे छोटे आसमान में पहले एक तारे निकलते हैं, फिर दो तारे निकलते हैं, तो ये चमकते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। संख्या बढ़ती जाती है और आप इसकी गणना यानी गिन नहीं सकते हैं। संपूर्ण आकाश में यानी पूरे आकाश में, आसमान में छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं से ये भर जाती हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। आप देखोगे आसमान में जो तारे हैं उनमें से कुछ होते हैं चमकीले होते हैं जो चमकते दिखाई देते हैं, और कुछ धुंधले होते हैं कि लगता है कि इसमें फ्यूज हो गई है, लाइट मतलब दिख ही नहीं रही, थोड़ी सी धुंधला धुंधला, जैसे कोहरा टाइप का होता है। देखो कोहरा क्या होता है, कोहरे में क्या होता है, जैसे कोहरा पड़ता है ठंडियों में तो दिखाई नहीं देता आसपास के लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन रास्ता भी नहीं दिखाई देता सही से। तो यही चीज़ है। तो आसमान में जब आप लोग तारे देखते हो ना, तो कुछ चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ चमकते हुए दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले टाइप दिखाई देते हैं, मतलब उसमें मानो कि प्रकाश है ही नहीं। और मानो आकाश में हीरे जड़े हों, और ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। हीरे क्या हो, चमकता बहुत ज़्यादा है हीरा ना, वैसे ही हीरा चमक रहा है। फिर उसके बाद हम बातें, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अब आसमान में चंद्रमा भी निकलता है, आप उसे भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब देखो चंद्रमा की बात करते हैं। जब चंद्रमा निकलता है तो क्या होता है, पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा 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 होता है, धीरे धीरे करके पूरा एक दिन क्या होता है, पूरा गोल हो जाता है, एकदम गोल और बड़ा सा हो जाता है। और ये जब गोल हो जाते हैं तो इसको पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा की रात बोलते हैं। या फिर उसके बाद जब पूर्णिमा वाली रात आ जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 घटते जाते हैं। फिर क्या होती है, अमावस्या की रात आ जाती है। अभी हम बताएंगे कि पूर्णिमा की रात कैसे होती है, अमावस्या की रात कैसी होती है। तो ये अमावस्या मतलब कि अंधेरा होता है। ठीक, देखो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो आप उसमें क्या करोगे, आप देखोगे चंद्रमा को एक दिन, ये एक ही दिन हो कि पूरा गोल चंद्रमा रहेगा। एक ही बार देख सकते हो, सिर्फ एक महीने में एक बार देख सकते हो कि पूरा गोल रहता है चंद्रमा। और इस पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या फिर इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा कहते हैं। इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात कह सकते हो या फिर पूर्णिमा कहते हो। उसके बाद 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हो। 15 दिन के बाद यानी 15 दिन की क्या होती है, उजाले वाली रात होती है, और 15 दिन की अंधेरी वाली रात होती है। तो यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब इसे क्या बोलते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि बोल सकते हैं या फिर अमावस्या बोल देते हैं। इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आसमान का साफ मतलब कि अगर आसमान में बादल वगैरह या कोहरे वगैरह, धुंध वगैरह नहीं है तो आप इसे देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं?
अब बच्चों यहाँ पे बताओ, आश्चर्य आप लोग, अच्छा ये बता सकते, आप तो बता भी नहीं सकते हो कि आसमान में दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते, रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है। अब क्या कारण है ये हम समझेंगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो सूर्य का तेज प्रकाश होता है ना, सूर्य का देखो दिन में देखो, सूर्य के जैसे गर्मियों में देख लो, ये ठंडी में थोड़ा सा मान लो कम होता है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा होता है ठंडी में भी। तो ठंडियों में गर्मियों में क्या है, देखो सूर्य का बहुत तेज प्रकाश पड़ता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आसमान में क्या होता है कि दिखाई नहीं देता कुछ कि चंद्रमा कहाँ है, तारे कहाँ हैं, जबकि दिन में भी तारे निकले रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि वो इतने दूर हैं और सूर्य थोड़ा नज़दीक है, तो इसी सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हम लोग उसे दिन में नहीं देख पाते हैं। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे हमको धीरे धीरे वो सब दिखाई देने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब खगोलीय पिंड का मतलब क्या हुआ? जब सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। अब सूर्य बोलोगे कि सूर्य रात में चमकता नहीं है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। तो सूर्य क्या है? नज़दीक है थोड़ा पृथ्वी के, इसलिए वो ज़्यादा तेज चमकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य भी तो एक आकाश में ही रहता है ना। सूर्य तो आकाश में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सूर्य कहीं और रहता है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। अब कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, वो बड़े आकार के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। देखो, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब जैसे सोलर लाइट देखे हो ना, सोलर जब लाइट, जब इमरजेंसी जो लाइट होती है धूप के प्रकाश से चार्ज हो जाती है तो रात में जलती है, उसी तरह चंद्रमा भी है। सूर्य के प्रकाश से चार्ज हो जाएगा फिर रात में जलेगा। पर तारा क्या है, वो खुद का प्रकाश उसमें होता है, वो इलेक्ट्रिक है समझो, एक प्रकार के खुद का उसमें प्रकाश है। वो किसी के प्रकाश से नहीं चमकते, वो सूर्य के प्रकाश से नहीं चमकते, वो खुद का उनका प्रकाश होता है, इसलिए वो चमकते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। बात समझ में आई? आगे चले। ठीक। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब ये भी बात सही है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। देखो, जो तारे हैं वो क्या है, जो रात में तारे चमकते हैं वो क्या है, सूर्य है। सूर्य भी एक तारा, मैंने पहले बताया ना इसके पहले, सूर्य भी एक तारा है। क्यों? सूर्य भी एक तारा है। अब सूर्य के समान ही चमकते हैं वे सब तारे, क्योंकि और हमें इसलिए ठंडक महसूस होती है, हमें इसलिए गर्मी नहीं महसूस होती, क्योंकि वो बहुत दूर है, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतनी दूर हैं। तो सूर्य क्या है, सूर्य भी बहुत दूर है, बट क्या है, वो पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक है। तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ी के साथ चमकता है और गर्मी महसूस होती है। ये समझ लो बच्चों, अगर सारे तारे अगर सूर्य के ही इक्वल आ जाएं तब तो पृथ्वी पे कुछ रहेगा ही नहीं, जीवित ही नहीं रहेगा, कोई कुछ भी नहीं जीवित रहेगा, कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि गर्मी होगा, पानी भी नहीं रहेगा, पानी भी सूख जाएगा। तो इसी कारण है। बात समझ में आई? और वो क्या होते हैं, उनका प्रकाश जो होता है बहुत दूर होने के कारण उनका प्रकाश दिखता भी नहीं है। अब चंद्रमा नज़दीक है पृथ्वी के, तो इसीलिए वो दिखाई देता है रात में, प्रकाश चंद्रमा फैला रहता है उजाली रात। और पर तारा क्या है, वो तारा बहुत दूर है, इसी कारण उसका प्रकाश भी नहीं दिखाई देता।
उसका प्रकाश खाली वहीं चमकते हैं जैसे जुगनू। और और आराम से वो क्या होते हैं कि बहुत दूर होने के कारण उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता और हम लोग गर्मी भी नहीं महसूस करते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वे सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ये बात समझ में आई ना। देखो हवाई जहाज क्या है, हवाई जहाज अगर नज़दीक में उड़ रहा है तो बड़ी दिखाई देती है, पर बहुत ऊंचाई पे उड़ रही है तो छोटी दिखाई देती है। सेम वैसे तारे भी हैं। अब सूर्य क्या है, सूर्य नज़दीक है थोड़ा तो बड़ा दिखाई देता है, और दूर तारे दूर हैं तो छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब जो रात में जो आसमान में जो तारे देखते हो वो देखो कई प्रकार के डिजाइन बनाती हैं, कई प्रकार की आकृति बनाते हैं जो उन्हें आप देख सकते हो। ये मंडल कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है, जो डिजाइन होती है, आप उसे देख सकते हो और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बात समझ में आई ना बच्चों, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों या बच्चों, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब घबराइए नहीं, अर्सा मेजर क्या है, बिग बियर क्या है, ये हम बताएंगे आप लोग को, पर हमारे साथ आप लोग बने रहेगा। और हाँ, अगर कहीं भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि या सात ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है। सप्त ऋषि, देखो हम लोग धार्मिक उसमें आए हैं तो धार्मिक उसमें बात करते हैं, तो ये पुराणों वेदों में लिखा है कि सप्तऋषि मंडल है, यानी 7 ऋषियों का ये नक्षत्र मंडल है। तारे जो 7 तारे होते हैं इन्हीं को, और ये एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए इनको सप्तऋषि भी बोलते हैं। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब देखो यहीं पे अर्सा मेजर की बात आ गई ना, ये अर्सा मेजर की ही पार्ट हैं। जो सप्तऋषि मंडल हैं, जो 7 तारों का समूह है, ये अर्सा मेजर का भाग है। आप लोग को हम फिगर दिखाते हैं, चित्र में थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो तारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारे हैं ना। देखो जहाँ संकेतक तारे लिखे हैं, ये देखो बने हैं ना, ऐसे ही इसे बोलते हैं सप्त ऋषि या 7 तारे, ये इसका समूह, और ये अर्सा मेजर का ही भाग है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में निकलता है, बहुत चमकीला होता है। ये देखो ऊपर लिखा है ध्रुव तारा, ये क्या होता है, उत्तर की दिशा में निकलता है, हमेशा उत्तर की दिशा में निकलता है ये, और ये ध्रुव तारा इसे बोलते हैं। तो ध्रुव तारा से देखो पहले के लोग क्या है ना, ये जो ध्रुव तारा होता था इससे डायरेक्शन का पता लगाते थे, दिशा का पता चलता था कि अगर ध्रुव तारा वो ध्रुव तारा है उत्तर दिशा में तो नीचे दक्षिण होगा, ऐसे पता करते थे। और हमारे दाहिने साइड या राइट साइड पूरब होता था और लेफ्ट साइड पश्चिम होता था। इस बात की हमें जानकारी भी मिलती है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाएं। अब बच्चों, आप लोग अपने मम्मी पापा या फिर घर में या फिर किसी पास पड़ोस से जो बड़े हों उनसे आप बोलो कि मुझे दिखाइए ये तारों का जो नक्षत्र आकृतियां बनती हैं, नक्षत्र मंडल जो हैं तारों ग्रहों का, वो उनको दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। देखो मैंने पहले बताया ना, ये रात्रि में जो तारों का निर्धारण, वो दिशा का जो निर्धारण है वो तारों की सहायता से करते थे, स्टार की हेल्प से करते थे। बट कैसे? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। मैंने बताया ना, ये जो ध्रुव तारा है इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं और ये उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। देखो ये सप्तऋषि हैं, इसके ठीक है जो 2 तारे होते हैं, 2 तारे जो लाइन खींची हुई है,
ये सीधा ध्रुव तारा को बताते हैं। सीधा चले जाओ, आगे ध्रुव तारा ही मिलेगा आपको, चमकता हुआ बड़ा सा दिखाई देगा आपको। ठीक है, हो सकता है इसके 2 पार्ट में आए। एक पार्ट में देखो आज मैं क्या करूंगा, तो आज मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहा हूं, और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, सौरमंडल में पृथ्वी, इसलिए अच्छे से पढ़ो। हाँ, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, बट पहले हिंदी में एक बार अच्छे से पढ़ लो। इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम वाले के लिए बेस्ट है ही। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखो, सबसे बड़ी बात, अगर आप हिंदी में पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हिंदी मीडियम वाले, आप हिंदी में पहले पढ़ो, उसके बाद इंग्लिश भी थोड़ा पढ़नी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश का भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, देखो अब उसके बाद बात करते हैं, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ये मैंने बताया भी, आप लोग फिगर दे सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। देखो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र, मतलब कुछ होते हैं उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह जो भी कुछ होती हैं खगोलीय पिंड, उनमें क्या है, अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो, उसमें खुद उनके पास क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश खुद का नहीं होता, बट वो दूसरे की सहायता से वो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखो कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह, अब ग्रह तो अभी हम आपको बताएंगे सारे, लेकिन टॉपिक वाइज बताएंगे, ऐसा नहीं है कि भागते चले जाएंगे, सारे बताएंगे, बट आप अच्छे पेशेंस बना के पढ़िए, और अच्छे से जो भी ना समझ में आया ना, तो उसे आप कमेंट में जरूर करिए कि हमको सर ये नहीं समझ, भैया हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बना के आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिस अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। देखो ये ग्रह क्या है, जैसे पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, ये सब ग्रह हैं, और ये क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित। तारा क्या है, स्टार है ना, सूर्य भी एक तारा है, तो इसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ये बाद में चमकते हैं। पृथ्वी भी हमारा क्या है, ग्रह है, और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसीलिए ये पृथ्वी भी चमकती है। अगर आप चंद्रमा पे जाएं तो पृथ्वी चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चंद्रमा से देखें तो पृथ्वी क्या होती है, एकदम जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे पृथ्वी चमकती है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब ग्रह क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है वो। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो हमारी पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, खाना खाते हैं, ये क्या है, ये ग्रह है, और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। प्रकाश इससे मिलता है, इसको चार्ज होती है सूर्य के प्रकाश से। ये जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अब बात की जाए तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा क्या है, तो सूर्य है, सन पृथ्वी के सबसे नजदीक में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मतलब सिर्फ एक ही हाथ दूर पे सूर्य है, नहीं, सूर्य बहुत दूर है, बट क्या है कि पृथ्वी के नजदीक में है, तो इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है, तो सूर्य है। सूर्य भी एक स्टार है, ये तो पहले ही बताया मैंने। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से अगर इसे हम पृथ्वी को देखें तो ये चमकती हुई प्रतीत होती है, चंद्रमा की ही तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मैंने पहले बताया था भी आपको, लेकिन देखो इसमें लिखा भी है,
ये बात समझ में आई ना? ठीक। अब देखो कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये मैं बाद में दिखाऊंगा। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है। अब ये हम लोग जो प्लैनेट, ग्रह वगैरह है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हमको। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ा देंगे नहीं आएगा। बट हाँ, आप इसे कहानी के रूप में समझना। जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए, जो भी आपको पैराग्राफ ना समझ में आए, जो भी वर्ड ना समझ में आए, आप मुझसे कमेंट करिए कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मैं उसको समझाऊंगा और उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आप लोग को मैं दूंगा, ताकि आप लोग देख सकें और आपका क्लियर होता समय बेहतरीन तैयारी के साथ आप लोग परीक्षा में उतरें। बस मेरी यही उम्मीद है। और बच्चों, जाते जाते प्लीज़ आप लोग चैनल को, सार्क एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।